गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन रे ऑप्टिक्स का एक नया वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले अपन ने बात कर ली थी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन की। आज अपन दूसरा इसका पार्ट शुरू कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। तो ये रहे ऑप्टिक्स का अपन नेक्स्ट वीडियो ले रहे हैं। इसमें अपन बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन, अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक के प्रकार और अपवर्तनांक की निर्भरता, किस किस पर वो डिपेंड करता है, ये सारा पॉइंट अपन ले रहे हैं। तो एक नया टॉपिक अपन ले रहे हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। देखो, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि जब भी प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में एंटर करती है या प्रवेश करती है, तो प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित होकर या तो अविलंब की ओर झुक जाती है या अविलंब से दूर चली जाती है। इस घटना को अपन बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब ये अपने मार्ग से विचलित क्यों होती है, तो इसमें अपन सबको बता, देखो, प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग होने का मतलब प्रकाश को संचरित होने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती, माध्यम। अब प्रकाश का जो वेग होता है, यह प्रकाश का वेग सर्वाधिक अपन सबको बताए किस में होता है, निर्वात। और निर्वात में प्रकाश के वेग को अपन लिखते हैं c से, और c इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये निर्वात में प्रकाश की चाल है या निर्वात में प्रकाश का वेग। और सबसे अधिक जो प्रकाश का वेग होता है या सबसे अधिक जो चाल होती है प्रकाश की, वो अपन सबको होता है किस में होती है, निर्वात। और निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब प्रकाश तो माध्यम में भी गति करता है, और माध्यम अपन दो तरीके का लेते हैं। एक तो माध्यम होता है विरल, रेयर मीडियम, एक माध्यम होता है सघन, डेंसर मीडियम। अब प्रकाश का जो वेग होता है वो अपन ने पहले ही बात कर ली कि प्रकाश का वेग होता है वो विरल माध्यम में ज़्यादा, और प्रकाश का वेग होता है वो सघन माध्यम में कम। और सबसे अधिक जो प्रकाश का वेग होता है, वो सबसे अधिक प्रकाश का वेग होता है वो वैक्यूम में, और वैक्यूम का मतलब किस में होता है, निर्वात। और निर्वात में प्रकाश की चाल को लिखा जाता है किससे, c। अब प्रकाश का वेग होता है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है, और प्रकाश के अपवर्तन का जो मुख्य कारण होता है वो प्रकाश के वेग में परिवर्तन होना होता है। जैसे प्रकाश के वेग में परिवर्तन होता है जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग अलग अलग होने के कारण वो प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित होकर या तो अविलंब की ओर झुक जाती है या अविलंब से कहाँ चली जाती है, दूर। इस घटना को अपन बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का अपवर्तन अपन किसे कहते हैं कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित होकर या तो अविलंब की ओर झुक जाती है या अविलंब से कहाँ चली जाती है, दूर। इस घटना को अपन बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब एक लाइन में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण क्या है, तो प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण होता है प्रकाश के वेग में परिवर्तन होना। प्रकाश के वेग में परिवर्तन होना। अगर प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगी तो प्रकाश का वेग कम होगा, और सघन से विरल में जाएगी तो प्रकाश का वेग ज़्यादा। तो जिसके कारण ये प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित होकर या तो अविलंब की ओर बेंड होती है या अविलंब से बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, अविलंब से दूर चली जाती है। इस घटना को अपन बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। डायग्राम को देखना। मान लीजिए आपको मैं बता रहा हूँ, ये एक अपवर्तक पृष्ठ है XY, ये एक अपवर्तक पृष्ठ XY है। यह अपवर्तक पृष्ठ XY दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। यह रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, अपवर्तक पृष्ठ। यह अपवर्तक पृष्ठ XY है, यह दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। जैसे यह तो हो गया मीडियम फर्स्ट, और यह हो गया मीडियम सेकेंड। यह पहला माध्यम, यह दूसरा माध्यम। अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है। मान लीजिए पहले माध्यम में प्रकाश का वेग v1 और दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग v2। अब मैं ये पूछूं v1 का मान ज्यादा है कि v2 का, तो अपन इसको अभी डिसाइड नहीं कर पाते। लेकिन ऊपर तो मैं कह दूं विरल माध्यम है, रेयर मीडियम है, और नीचे अगर मैं कह दूं कैसा माध्यम है, सघन, तो ऊपर वाला विरल माध्यम, नीचे वाला कैसा माध्यम है, सघन। इसका मतलब प्रकाश का वेग विरल में ज्यादा और सघन में होता है कम। तो यहाँ v1 का मान ज्यादा और v2 का मान क्या होगा, कम, क्योंकि अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है, अलग अलग।
अब प्रकाश का अपवर्तन अपन किसे कहते हैं कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर, ये पहले माध्यम से आ रही है और ये इस प्रकाश किरण की प्रारंभिक पथ की दिशा है, ठीक है। जिस बिंदु पर यह प्रकाश किरण आपतित होगा उस बिंदु पर अपन एक लंब खींचते हैं और वो लंब उस बिंदु पर क्या कहलाता है, अभिलंब। तो यह अभिलंब है, नॉर्मल या अभिलंब है। जिस रेखा के अनुदिश प्रकाश आपतित होता है उसे अपन बोलते हैं इंसिडेंट रे, आपतित प्रकाश किरण। अब ये वाली प्रकाश किरण वो आपको होता है कि एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है और जैसे ही ये प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग अलग अलग होने के कारण ये प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित होकर या तो अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर। अब कब तो अभिलंब की ओर झुकेगी और कब अभिलंब से दूर जाएगी, तो जैसे ही यह प्रकाश किरण आपको होता है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो विरल से सघन में प्रवेश करेगी तो सघन माध्यम में इस प्रकाश किरण का वेग क्या हो जाएगा, कम। और प्रकाश का वेग कम होने के कारण यह प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित होकर किसकी ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर। और इस घटना को अपन बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब जिस रेखा के अनुदिश प्रकाश आपतित होता है उसे आपतित प्रकाश किरण, यह लंब है उसको अपन बोलते हैं क्या, अभिलंब, और इसको अपन बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित प्रकाश किरण। समझना, देखो इसमें अपवर्तित प्रकाश किरण। आपतित प्रकाश किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण कहलाता है आपतन कोण। आपतन कोण को अपन किससे लिखते हैं, आई, या आई एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट का मतलब कौन सा कोण है, आपतन। अभिलंब और अपवर्तित किरण के मध्य बनने वाला कोण कहलाता है रिफ्रैक्शन एंगल, आर, और आर यहाँ कौन सा कोण है, अपवर्तन कोण। तो इस घटना को अपन बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित होकर या तो अभिलंब की ओर झुकती है या अभिलंब से दूर चली जाती है। इस घटना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश का अपवर्तन। अब सुन, प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण होता है प्रकाश के वेग में परिवर्तन होना। अब पहली चीज अपन ये पढ़ रहे हैं कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से चलकर सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो विरल माध्यम से चलकर सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश का वेग कम होने के कारण प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित होकर किसकी ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। और जब प्रकाश किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस स्थिति में आई का मान तो होता है ज्यादा और आर का मान क्या होता है, कम। तो यहाँ देखो, जब विरल से सघन में जाती है तो प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित होकर अभिलंब की ओर झुकती है, और अभिलंब की ओर झुकती है इस स्थिति में आई का मान ज्यादा होता है और आर का मान क्या होता है, कम। तो कोण आई ग्रेटर देन होगा कोण आर। अब आपको मैंने बता रखा है कि किसी भी प्रकाश किरण की प्रारंभिक पथ की दिशा और अंतिम पथ की दिशा के मध्य बनने वाला जो कोण होता है वो कहलाता है विचलन कोण। तो ये तो इसके प्रारंभिक पथ की दिशा या अंतिम पथ की दिशा, इनके बीच में बनने वाला ये एंगल अपना कहलाएगा डेविएशन एंगल। डेविएशन एंगल का मतलब कौन सा कोण, विचलन। अब यहाँ अपन को विचलन कोण की वैल्यू ज्ञात करनी। इस विचलन कोण की वैल्यू ज्ञात करनी है तो ये पूरा आई, तो इस पूरे को भी अपन कितना लेंगे, आई। ये होगा शीर्षाभिमुख कोण की स्थिति से। अब अपन को चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो आई में से मैं किसको रिड्यूस कर दूँ, आर। तो इस कंडीशन में अगर डेविएशन एंगल पूछता है तो विचलन कोण, और यहाँ विचलन कोण ज्ञात करने का सूत्र होगा डेल्टा इज इक्वल टू आई माइनस आर। डेल्टा इज इक्वल टू आई माइनस आर। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से चलकर सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश का वेग कम होने के कारण प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित होकर किसकी ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, अभिलंब की ओर झुक जाती है। और जब प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकती है इस स्थिति में आई का मान तो होता है ज्यादा और आर का मान क्या होता है, कम, और डेल्टा इज इक्वल टू होता है आई माइनस आर। ये कंडीशन तो होता है जब प्रकाश किरण विरल से किस में प्रवेश कर रही है, सघन। अगली कंडीशन को देख, यह आपको बता दो एक अपवर्तक पृष्ठ है, अक्ष वाई, ये दो माध्यम को सेपरेट कर रहा है, लेकिन अब की बार मैं बता रहा हूं ऊपर सघन माध्यम है, नीचे विरल माध्यम है। सघन माध्यम में मान लीजिए प्रकाश का वेग v1 और विरल माध्यम में प्रकाश का वेग v2।
इस कंडीशन में अपन को पता है कि V1 का मान तो कम और V2 का मान क्या है, ज्यादा, क्योंकि प्रकाश का वेग होता है वो विरल में ज्यादा होता है और सघन में क्या होता है, कम। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से चलकर, यह सघन माध्यम से चलकर, और यह आपका अभी हो गया अभिलंब, तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो जैसे ही यह प्रकाश किरण सघन से विरल में प्रवेश करेगी तो प्रकाश का वेग बढ़ेगा, और प्रकाश का वेग बढ़ने के कारण यह प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित होकर अविलंब से कहां चली जाती है, दूर। इस घटना को भी अपन बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो विरल से सघन में आएगी तो प्रकाश किरण किसकी ओर झुकेगी, अविलंब की ओर, और सघन से विरल में जाएगी तो प्रकाश किरण अविलंब से कहां चली जाएगी, दूर, क्योंकि इस कंडीशन में प्रकाश का वेग बढ़ता है और इस कंडीशन में प्रकाश का वेग क्या होता है, कम। अब आपको होता है कि यह आपतित प्रकाश किरण, ये इंसिडेंट रे, आपतित प्रकाश किरण, ये वाला हो गया अविलंब, और ये हो गया अपवर्तित प्रकाश किरण, रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित प्रकाश किरण। आपतित प्रकाश किरण और अविलंब के मध्य बनने वाला कोण आपतन कोण, अविलंब और अपवर्तित प्रकाश किरण के मध्य बनने वाला कोण कौन सा कोण कहलाता है, अपवर्तन। तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो सघन से विरल में प्रवेश करने के कारण प्रकाश का वेग बढ़ता है, और प्रकाश का वेग बढ़ने के कारण प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित होकर अविलंब से कहाँ चली जाती है, दूर। इस स्थिति में एंगल ऑफ इंसिडेंट का मान कम होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का मान क्या होता है, ज़्यादा। तो कोण आई लेस देन होगा कोण आर, और ये वाला जो कोण होगा वो अपना कहलाएगा कौन सा कोण, विचलन। और विचलन कोण को किससे लिखा जाता है, डेल्टा, और डेल्टा इज इक्वल टू यहाँ से होगा अपना आर माइनस आई। यहाँ विचलन कोण निकालने का फॉर्मूला होगा बेटा आर माइनस आई, क्योंकि यहाँ आर का मान ज़्यादा है, आई का मान क्या है, कम। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित होकर या तो अविलंब की ओर झुकती है या अविलंब से कहाँ चली जाती है, दूर। इस घटना को अपन बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अगला पॉइंट मैंने बोला कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से चलकर सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश का वेग कम होने के कारण प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित होकर किसकी ओर झुक जाती है, अविलंब। इस स्थिति में आई का मान ज्यादा होता है और आर का मान क्या होता है, कम। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो सघन से विरल में प्रवेश करने के कारण प्रकाश का वेग बढ़ने के कारण प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित होकर अविलंब से कहाँ चली जाती है, दूर। इस स्थिति में आई का मान कम होता है और आर का मान क्या होता है, ज्यादा। तो इस घटना को अपन बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश का अपवर्तन। और प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण होता है प्रकाश के किस में परिवर्तन होना, वेग में। प्रकाश का वेग चेंज होता है और प्रकाश का वेग चेंज होने के कारण प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित होकर या तो अविलंब की ओर झुकती है या अविलंब से कहाँ चली जाती है, दूर। इस फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश का अपवर्तन। एक चीज और देखना, यहाँ एक और देखना, अगर मैं ये कह दूँ यह अपवर्तक पृष्ठ है एक्स वाई, तीसरी कंडीशन बता रहा हूँ टा, ये दो माध्यम को सेपरेट कर रहा है, ये माध्यम फर्स्ट है, यह माध्यम सेकंड। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में अगर लंबवत एंटर होती है, जब प्रकाश किरण अविलंब के अनुदिश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इस स्थिति में प्रकाश किरण अपने मार्ग से क्या नहीं होती, विचलित, डेविएट नहीं होगी। इस स्थिति में आई का मान भी 0, आर का मान भी 0 और डेल्टा का मान भी कितना होगा, 0। तो देखो तीन कंडीशन होती है, विरल से सघन में जाने के कारण अविलंब की ओर झुक जाती है, सघन से विरल में प्रवेश करने के कारण अविलंब से दूर चली जाती है। लेकिन जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में अगर लंबवत प्रवेश करती है, अविलंब के अनुदिश प्रवेश करती है, तो प्रकाश किरण कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होती। इस स्थिति में आई का मान भी 0, आर का मान भी 0 और विचलन कोण डेल्टा का मान भी कितना होता है, 0। प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण होता है प्रकाश के किस में परिवर्तन होना, वेग। तो इस फिनोमेना को अपन बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब सुन,
अब ले रहे हैं अपन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन या अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के देखो दो नियम है। पहला नियम तो है इंसिडेंट रे आपतित प्रकाश किरण, रिफ्लेक्टेड रे अपवर्तित प्रकाश किरण व अविलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। एक ही तल में स्थित होते हैं। तो ये अपवर्तन का मैं पहला नियम बता रहा हूँ कि प्रकाश के अपवर्तन में आपतित प्रकाश किरण, अपवर्तित प्रकाश किरण और अविलंब ये तीनों किस में स्थित होते हैं? एक ही तल में। तो पहला नियम हो गया कि आपतित प्रकाश किरण, अपवर्तित प्रकाश किरण व अविलंब तीनों किस में स्थित होते हैं? एक ही तल में। प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा जो नियम है उससे अपन बोलते हैं स्नेल का नियम, स्नेल्स लॉ या स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या कहता है कि आपतन कोण की ज्या का मतलब साइन और अपवर्तन कोण की ज्या। तो आपतन कोण तो है यहाँ कितना आई और अपवर्तन कोण यहाँ कितना है आर। तो आई आपतन कोण है, आर कौन सा कोण है? अपवर्तन। तो स्नेल के नियम के अनुसार अपन क्या बोल सकते हैं? सुनना, स्नेल के नियम के अनुसार, सुना देखो इसको, स्नेल के नियम के अनुसार आपतन कोण की ज्या, और ज्या का मतलब होता है साइन। यहाँ आपतन कोण कितना है? आई, साइन आई। और अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण कितना है? आर। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक कांस्टेंट राशि होती है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? नियतांक होता है। तो स्नेल का नियम ये कहता है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक कांस्टेंट राशि होती है, एक नियतांक होता है, जिसे दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं और किस माध्यम के सापेक्ष कहते हैं? पहले। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक कांस्टेंट राशि होती है जिसे दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं और किस माध्यम के सापेक्ष कहते हैं? पहले। तो यह अपवर्तनांक होगा ना, यह दूसरे माध्यम का होगा और किसके सापेक्ष? पहले। तो यदि दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक n21, देखो कई बुक में अपन इसको n21 भी लिख सकते हैं या इसको अपन लिख सकते हैं μ21। तो यदि दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, दोनों चीजें लिख सकता हूं, n21 भी लिख सकता हूं, μ21 भी लिख सकता हूं है। तो यदि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, तो इसको लिखा जाएगा बेटा n21। एक बात को समझना अच्छी तरीके से, यदि ऐसा लिखूं मैं n21, या इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं μ21, बात एक ही है, या इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं n21। तो यहां लिखा हुआ होता है ना, तो ये जो पहले लिखा जाता है उसका होता है और बाद में लिखा जाता है उसके रिस्पेक्ट में होता है। तो जैसे मैंने लिख दिया n21, इसका मतलब इसको आप पढ़ोगे ये दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, किसके सापेक्ष? पहले। इसको भी अपन पढ़ेंगे, ये दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, किसके सापेक्ष? पहले। तो जैसे मैंने इसको लिख दिया तो आपको पढ़ना आना चाहिए। ऐसा लिख दिया n21, इसका मतलब ये किस माध्यम का अपवर्तनांक है? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, किसके सापेक्ष? पहले। अगर इसको ऐसा लिख दूं n12, इसका मतलब ये पहले का अपवर्तनांक है और किसके सापेक्ष? दूसरे के। अगर इसको ऐसा लिख दूं NGA, G का मतलब है ग्लास, A का मतलब है एयर, कांच और वायु, इसका मतलब ये अपवर्तनांक है किसका? कांच का, और किसके सापेक्ष है? वायु। अगर इसको ऐसा लिख दूं NW
जी, W का मतलब वाटर, G का मतलब ग्लास, तो यह जल का है और किसके सापेक्ष है, कांच। तो पहले लिखा हुआ होता है ना उसका होता है, बाद में लिखा जाता है उसके सापेक्ष होता है। तो N21 अपवर्तनांक है दूसरे माध्यम का और किसके सापेक्ष है, पहले। तो स्नेल का नियम कहता है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक कांस्टेंट राशि होती है, नियतांक होता है, जिसे दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं और किसके सापेक्ष, पहले। तो मैंने मान लिया कि माना यदि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष N21 है, कितना है, N21, तो इसको अपन लिख सकते हैं, तो स्नेल के नियम से, अच्छी तरीके से समझना, स्नेल के नियम से, तो स्नेल के नियम से इसको मैं लिख सकता हूँ साइन आई अपॉन साइन आर। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू N21, यही स्नेल का नियम है। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू N21, इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो आपतन, स्नेल के नियम का स्टेटमेंट क्या है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक कांस्टेंट राशि होती है, नियतांक होता है, जिसे दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं और किसके सापेक्ष, पहले। तो स्नेल के नियम से मैं लिख सकता हूँ साइन आई अपॉन साइन आर, और साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू लिख सकता हूँ N21। N21 का मतलब ये किसका अपवर्तनांक है, दूसरे का, किसके सापेक्ष है, पहले के। तो पहले लिखा जाता है उसका होता है और बाद में लिखा जाता है उसके रिस्पेक्ट में होता है। तो ये दूसरे का अपवर्तनांक है किसके सापेक्ष, पहले। यदि पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक N12 हो, तो देखो ये तो है N21, यह है N12, N21 का मतलब ये दूसरे का है, किसके सापेक्ष है, पहले के। तो ये तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है और किस माध्यम के सापेक्ष, पहले के। और N12 है ना, ये पहले का है, किसके सापेक्ष, दूसरे के, क्योंकि पहले लिखा जाता है उसका होता है, बाद में लिखा जाता है उसके रिस्पेक्ट में होता है। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू N21 है, तो N21 का उल्टा क्या होगा, या N21 का व्युत्क्रम क्या होगा, N21 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो N12। तो समीकरण नंबर 1 से अगर ये दूसरे का पहले के सापेक्ष है तो इसका उल्टा कर दूं मैं, इसका उल्टा कर दो, इसका मतलब साइन आई अपॉन साइन आर का उल्टा तो क्या होगा, साइन आर अपॉन साइन आई, और N21 का उल्टा क्या होगा, N12, और N12 अपवर्तनांक होगा पहले का और किसके सापेक्ष, दूसरे के। तो यदि पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक N12 हो, तो बताओ समीकरण नंबर 1 से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका उल्टा हो जाएगा, तो साइन आर अपॉन साइन आई, क्योंकि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू N21 है, तो साइन आर अपॉन साइन आई इज इक्वल टू क्या होगा, N12 का मतलब ये पहले माध्यम का अपवर्तनांक है और किसके सापेक्ष है, दूसरे के। तो ये दूसरे का पहले के सापेक्ष है, ये पहले का किसके सापेक्ष है, दूसरे के। दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, समीकरण 1 को गुणा कर दो बेटा किससे, समीकरण नंबर 2 से। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर देखो क्या आएगा, साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर अपवर्तनांक है दूसरे का पहले के सापेक्ष, साइन आर अपॉन साइन आई पहले का है किसके सापेक्ष, दूसरे के। तो देखो साइन आई से साइन आई कैंसिल आउट, साइन आर से साइन आर कैंसिल आउट, तो यहाँ अपने पास क्या बचा, N21 इंटू N12 इज इक्वल टू 1। तो N21 इंटू N12 इज इक्वल टू 1, और इससे अपन बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, इससे उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं।
इससे ही अपन बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी या उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। तो N21 दूसरे का पहले के सापेक्ष अपरिवर्तनांक, पहले का दूसरे के सापेक्ष अपरिवर्तनांक का जो गुणनफल होता है वो कितना होगा 1, और इसी को अपन बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी या उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। तो उत्क्रमणीय का सिद्धांत बोलते हैं। क्या इस इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूं N21 इज इक्वल टू 1 अपॉन, क्योंकि ये गुणा में इधर चला गया तो ये किस में चला जाएगा भाग में, तो इसी ऊपर वाले इक्वेशन को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं N21 इज इक्वल टू 1 अपॉन N12, N21 इज इक्वल टू 1 अपॉन N12। अर्थात अपन प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी या उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से क्या कह सकते हैं कि दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष जो अपरिवर्तनांक होता है, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष जो अपरिवर्तनांक होता है वो पहले माध्यम के दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपरिवर्तनांक के व्युत्क्रम के तुल्य होता है, रेसिप्रोकल के इक्विवेलेंट होता है। तो उत्क्रमणीयता के सिद्धांत के अनुसार अपन ये कह सकते हैं कि दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक पहले माध्यम के दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक के किसके तुल्य होता है व्युत्क्रम के, और इसी को अपन बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी या उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। और ये अपने बहुत जगह न्यूमेरिकल में काम में आएगा। जैसे देखो एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं आपको ये पूछूं जल का मतलब वाटर, वायु का मतलब एयर, जल का वायु के सापेक्ष अपरिवर्तनांक 4/3 है, 4/3 का मतलब 1.33 है। तो जल का वायु के सापेक्ष अपरिवर्तनांक, तो जल का वायु के सापेक्ष अपरिवर्तनांक 4/3 है, तो बताओ वायु का जल के सापेक्ष अपरिवर्तनांक कितना होगा। तो ये जल का वायु के सापेक्ष अपरिवर्तनांक है 4/3। अब आपको मैं पूछ रहा हूं वायु का जल के सापेक्ष, तो इसका उल्टा कर दो, इसका क्या कर दो उल्टा। अब इसका उल्टा करता हूं तो देखो इसको अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन NWA, और इसका अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो 1 अपॉन 4/3। अब ये जल का वायु के सापेक्ष है और जल के वायु के सापेक्ष का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा वायु का जल के सापेक्ष, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा, ये 3/4। तो जल का वायु के सापेक्ष अपरिवर्तनांक 4/3 है, तो वायु का जल के सापेक्ष अपरिवर्तनांक कितना होगा 3/4, और इनको मल्टीप्लाई कर दूं NWA इंटू NAW इज इक्वल टू 4/3 इंटू 3/4, ये कैंसिल आउट। तो बताओ अपने पास क्या बचा NWA इंटू NAW इज इक्वल टू 1। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इसी को अपन बोलते हैं किसका सिद्धांत उत्क्रमणीयता का। तो उत्क्रमणीयता का सिद्धांत ये कहता है कि दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष जो अपरिवर्तनांक होता है वो पहले माध्यम के दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपरिवर्तनांक के किसके तुल्य होता है व्युत्क्रम के। इसी को अपन बोलते हैं बेटा उत्क्रमणीयता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अब देखो ये तो 2 माध्यम का हुआ, यदि आपको 3 माध्यम दे दे तो उत्क्रमणीयता के सिद्धांत को कैसे लिखा जाएगा समझना। यदि माध्यम 3 हो, सुनो बेटा, यदि माध्यम 3 हो तो उसमें उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कैसे लिखा जाएगा। देखो ये मीडियम फर्स्ट है, ये मीडियम सेकेंड और ये मीडियम थर्ड, 3 माध्यम है। सपोज करो पहला माध्यम मैंने लिया एयर वायु, दूसरा माध्यम मैंने लिया जल वाटर, और तीसरा माध्यम मैंने ले लिया कांच। कांच का मतलब मैंने क्या ले लिया ग्लास। 3 माध्यम ले लिए वायु जल और कांच। इसमें उत्क्रमणीयता के सिद्धांत को कैसे लिखा जाएगा। तो देखो इसमें अपन सबसे पहले अपरिवर्तनांक ज्ञात करेंगे दूसरे का पहले के सापेक्ष। पहले अपरिवर्तनांक होगा दूसरे का, क्योंकि प्रकाश किरण आएगी पहले से दूसरे में प्रवेश करेगी, फिर दूसरे से तीसरे में प्रवेश करेगी। तो इसमें अपरिवर्तनांक अपन ज्ञात करेंगे पहले दूसरे का पहले के सापेक्ष, और दूसरे का पहले के सापेक्ष अपरिवर्तनांक लिखा जाता है N21। फिर तीसरे का ज्ञात करेंगे दूसरे के सापेक्ष N32। तो देखो दूसरे का पहले के सापेक्ष हो गया, तीसरे का दूसरे के सापेक्ष हो गया, बच गया किसका पहले का
और किसके रिस्पेक्ट में बच गया, तीसरे के, तो इसको अपन लिखेंगे n1 3। तो अगर 3 माध्यम है तो पहले दूसरे का पहले के सापेक्ष, तीसरे का दूसरे के सापेक्ष, फिर पहले का किसके रिस्पेक्ट में ज्ञात करेंगे, तीसरे के। और इस कंडीशन में अपन उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से लिख सकते हैं n21 n2, तो ये दूसरे का पहले के सापेक्ष, n32 ये तीसरे का दूसरे के सापेक्ष, बच गया किसका, पहले का किसके रिस्पेक्ट में, तीसरे के, इज इक्वल टू 1। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इसी को अपन बोलते हैं बेटा किसका सिद्धांत, उत्क्रमणीयता का। अब आपको इसमें 2 का देखिए, किसी एक का पूछ सकता है। देखो इसी इक्वेशन को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बताना बेटा, आप बताइएगा। n32 इज इक्वल टू 1 अपॉन n21 इंटू n1 3। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेटा n32, तो ये दूसरे का पहले के सापेक्ष का व्युत्क्रम है, तो इसका उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा n12। ठीक है, n13 का रेसिप्रोकल क्या होगा, n31। यही अपना कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी या किसका सिद्धांत, उत्क्रमणीयता के। तो ये अपवर्तन के 2 नियम है। पहला नियम तो ये कहता है कि प्रकाश के अपवर्तन में आपतित प्रकाश किरण, अपवर्तित प्रकाश किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम है कहता है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो एक कांस्टेंट राशि होता है, जिसे दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं और किसके सापेक्ष, पहले। इसी को अपन बोलते हैं स्नेल का नियम। और उत्क्रमणीयता का सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होता है वो पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक के व्युत्क्रम के तुल्य होता है। तो n21 इज इक्वल टू लिख सकता हूँ 1 अपॉन n12। और इसी को अपन बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी या किसका सिद्धांत, उत्क्रमणीयता का। अब सुनना बेटा, एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, प्रकाश के अपवर्तन में एक चीज और बोल देता हूं, देखो सुनना, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना। अपन पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन में ऐसी कौन सी राशि होती है जो अपरिवर्तित रहती है, कोई भी चेंज नहीं होता। तो याद रखना कि प्रकाश के अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की फिनोमेना में या प्रकाश के अपवर्तन में ऐसी कौन सी राशि होती है जो चेंज नहीं होती, तो उसका आंसर जाएगा प्रकाश की आवृत्ति। आवृत्ति चेंज नहीं होती, जबकि वेग और तरंगदैर्घ्य चेंज होती है, क्योंकि विरल से सघन में जाएगा वेग बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, सघन से विरल में जाएगा वेग बढ़ जाएगा, वेग बढ़ेगा तो वेवलेंथ भी बढ़ेगी और वेग कम होगा तो वेवलेंथ भी कम होगा, लेकिन आवृत्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना में ऐसी कौन सी राशि होती है जो चेंज नहीं होती, तो आंसर जाएगा प्रकाश की आवृत्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, जबकि वेग और वेवलेंथ चेंज होती है, वेग और तरंगदैर्घ्य चेंज होता है, जबकि आवृत्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अब देखो अपन बात कर रहे हैं अपवर्तनांक की, अच्छी तरीके से देखना बेटा। अपवर्तनांक, पहले तो यह बता दूं कि अपवर्तनांक किसी भी माध्यम का वह गुण होता है, अपवर्तनांक किसी भी माध्यम का वह गुण होता है जो उस माध्यम में प्रकाश के वेग का निर्धारण करता है। ठीक, तो अपवर्तनांक किसी माध्यम का वह गुण है जो उस माध्यम में प्रकाश की चाल या प्रकाश के वेग का निर्धारण करता है। समझना मेरे अच्छी तरीके से कि अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक किसी भी माध्यम का वह गुण होता है जो उस माध्यम में प्रकाश के वेग का निर्धारण करता है। जैसे अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक कम है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग ज्यादा होगा, और किसी माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा, कम, क्योंकि सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होता है और विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम।
तो विरल में वेग ज़्यादा होता है और सघन में वेग क्या होता है, कम। तो अपवर्तनांक किसी भी माध्यम का वह गुण होता है जो उस माध्यम में किसका निर्धारण करता है, प्रकाश के वेग का निर्धारण करता है। तो अपवर्तनांक किसी भी माध्यम का वह गुण होता है जो उस माध्यम में प्रकाश के वेग का निर्धारण करता है। इस अपवर्तनांक की मैं बात करूं, अपवर्तनांक दो तरीके का होता है, समझना बेटा। अपवर्तनांक दो तरीके का होता है। एक तो कहलाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, निरपेक्ष अपवर्तनांक। एक एक लाइन को समझना बेटा। अपवर्तनांक दो तरीके का होता है, एक तो निरपेक्ष अपवर्तनांक और एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सापेक्ष अपवर्तनांक। समझना, देखो एक तो होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, निरपेक्ष अपवर्तनांक, और एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सापेक्ष अपवर्तनांक। वैसे ये अपवर्तनांक एक प्योर रेशियो होता है। प्योर रेशियो का मतलब शुद्ध अनुपात होता है, और शुद्ध अनुपात होने के कारण यह मात्रकहीन व विमाहीन राशि होती है ना, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। तो अपवर्तनांक किसी भी माध्यम का वह गुण होता है जो उस माध्यम में प्रकाश के वेग का निर्धारण करता है, पहली चीज। दूसरी चीज मैंने बोली कि अपवर्तनांक एक प्योर रेशियो होता है, शुद्ध अनुपात होता है, और शुद्ध अनुपात होने के कारण इसकी कोई भी मात्रक और विमा नहीं होती। कहने का मतलब ये मात्रकहीन और कैसी राशि होती है, विमाहीन, न तो इसका कोई मात्रक होता है नहीं कोई क्या होती है, विमा। अब अपवर्तनांक मैंने दो तरीके का बताया, एक तो होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक और एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है कि किसी माध्यम का निर्वात, वास्तव में तो यह निर्वात के सापेक्ष ही होता है, किसी माध्यम का निर्वात या वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो किसी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होता है, किसी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होता है उसको अपन बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, निर्वात या वायु के सापेक्ष। जैसे देखो, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में, और निर्वात से ये एंटर कर रहा है माध्यम में। निर्वात में प्रकाश की चाल को लिखा जाता है c से, और माध्यम में प्रकाश की चाल को लिखा जाता है v से। जब प्रकाश निर्वात से माध्यम में प्रवेश करता है तो अपन सबको बताया कि प्रकाश का वेग क्या होगा, कम। तो निर्वात में प्रकाश की चाल या निर्वात में प्रकाश का वेग या निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा माध्यम में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात एक कांस्टेंट राशि होती है, नियतांक होता है, जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, और किसके सापेक्ष, निर्वात। और किसी भी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होता है उसको बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो यही अपना होगा निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो किसी भी माध्यम का निर्वात या वायु के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होता है उसको बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब ये भी प्रकाश की चाल और ये भी प्रकाश की चाल, लेकिन ये निर्वात में और ये किस में, माध्यम। तो ऊपर और नीचे की क्वांटिटी सेम होने के कारण इसको अपन बोलते हैं ये कैसा रेशियो है, शुद्ध अनुपात है, प्योर रेशियो है। और प्योर रेशियो होने के कारण ये कैसी राशि होती है बेटा, मात्रकहीन और विमाहीन, न तो इसका कोई मात्रक होगा नहीं कोई क्या होगी, विमा। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक को लिखा जाता है n इज इक्वल टू c अपॉन v। तो रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू c अपॉन v। c निर्वात में प्रकाश की चाल है जबकि v किसमें है, माध्यम। अपवर्तनांक देखिए v पूछ सकता है, v देखिए n पूछ सकता है, एक न्यूमेरिकल आ सकता है। इसमें आपको मैं पूछूं निर्वात का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है ना, तो डाटा याद रखना, इसका मान होता है 1। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.003।
ठीक है। जल का जो निरपेक्ष अपरिवर्तनांक होता है वो होता है बेटा 4/3 1.33। कांच का जो निरपेक्ष अपरिवर्तनांक होता है वो होता है 3/2 1.5। और हीरा का जो निरपेक्ष अपरिवर्तनांक होता है ना वो होता है बेटा 2.42। यह मैक्सिमम होता है। तो अगर आपको पूछा जाए सबसे ज़्यादा निरपेक्ष अपरिवर्तनांक किसका होता है, हीरे का 2.42, निर्वात का 1 होता है, वायु का 1 जल का होता है 4/3, कांच का होता है 3/2। तो किसी भी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष जो अपरिवर्तनांक होता है उसको बोलते हैं निरपेक्ष अपरिवर्तनांक। और निरपेक्ष अपरिवर्तनांक होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा माध्यम में प्रकाश की चाल। सापेक्ष अपरिवर्तनांक का मतलब होता है किसी भी माध्यम का, एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष, तो एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष, तो एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष जो अपरिवर्तनांक होता है उसको बोलते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। जैसे मैंने लिखा n21, ये दूसरे का है पहले के सापेक्ष। जैसे मैंने लिखा n12, ये पहले का है दूसरे के सापेक्ष। जैसे मैंने लिखा Ngw, ये कांच का है जल के सापेक्ष। तो एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपरिवर्तनांक होता है उसको बोलते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। जबकि किसी भी माध्यम का निर्वात या वायु के सापेक्ष अपरिवर्तनांक होता है उसको अपन बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। ये दो तरीके के अपरिवर्तनांक होते हैं। थैंक यू। बाकी अपन बात करेंगे कल।